हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देख रहे हैं कक्षा 11 का हिंदी विषय में सेक्शन सी के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं हिंदी के विविध रूप। हिंदी के विविध रूपों की अगर बात की जाए तो हिंदी जो हमारी भाषा है, हमारे देश की राजभाषा है। यह देश के बहुत बड़े क्षेत्रों में बोली जाती और समझी जाती है और देश के लोगों की संपर्क भाषा भी है ये। देश के कई राज्यों के प्रशासनिक कार्य हिंदी में होते हैं। अब हिंदी का मानकीकरण हो चुका है, पर आरंभ में यह इतनी परिष्कृत नहीं थी। इस गद्यांश में आरंभिक काल में हिंदी के आधार, उसके विकास में अनेक लोगों के योगदान, उनकी भूमिका, व्यापकता तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रयोग आदि के बारे में हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे। हिंदी का प्राचीनतम रूप हम लोग पहले देख रहे हैं। हिंदी का प्राचीनतम रूप या बहुत ही प्राचीन रूप। हिंदी का राष्ट्रीय रूप खड़ी बोली पर आधारित है। खड़ी बोली इस समय जो मैं पढ़ रही हूँ, आपसे डिस्कस कर रही हूँ, वो हिंदी का खड़ी बोली रूप है। खड़ी बोली हिंदी का विकास 19वीं सदी में हुआ, पर इसका अधिक रूप बहुत पुराना है। 10-11वीं सदी में हिंदी का प्राचीनतम रूप पुरानी हिंदी के नाम से मिलता है। 13वीं शताब्दी के आखिर काल में अमीर खुसरो की खड़ी बोली में कविताएं मिलती हैं। बच्चों, इसके पहले जो 19वीं सदी के पहले जो भी चीज़ें लिखी जाती थी वो काव्य के रूप में ही लिखी जाती थी। जो भी हमारे साहित्य मिलते हैं, जो भी साहित्य प्राप्त होते हैं, वो सारे साहित्य की जो रचना है वो जो है कि वो किस में मिलती है? सारी रचनाएं मिल रही हैं हमें जो है कि काव्य के रूप में। लेकिन जैसे 19वीं सदी का आरंभ हुआ, 19वीं सदी के आरंभ होते से ही जो है कि हम लोग हिंदी का एक नया रूप देखें जिसे कहते हैं खड़ी बोली। पहले पत्र लेखन की प्रक्रिया भी होती थी, वो भी काव्य के माध्यम से। ग्रंथ लेखन की प्रक्रिया होती थी, वो भी काव्य माध्यम से। लेकिन 19वीं सदी में जो है कि खड़ी हिंदी का रूप सामने आया और जो है कि इसके आते से निबंध, कहानी, उपन्यास, इस तरह से यात्रा वृत्तांत, बहुत सी ऐसी चीज़ें, गद्य की विधाएं थी जो सामने आई। काव्य की विधाएं तो अनेकों प्रस्तुत थी, लेकिन गद्य की विधाएं नहीं थी। और इसके आते से ही गद्य की विधाएं प्रस्तुत होने लगी। अमीर खुसरो की खड़ी बोली में कविताएं, पहेलियां सबसे पहले मिली थी। जैसे
हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। या एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उनसे एक ना गिरे। ये पहेली है। क्या बताया अमीर खुसरो ने कि एक थाली मोती से भरा, यानी आकाश मंडल को लिया है, मोतियों से भरा, वो तारे जो हैं वो मोतियों का रूपक है, और सबके सिर पर, और हम सबके सिर पर वो थाली कैसी उल्टी उल्टी रखी गई है, उल्टा रखी है, नीचे की तरफ है, पर मोती थाली चारों तरफ फिर, यानी धरती चारों तरफ घूम रही है। आकाश यानी कि आकाश मंडल में जो आकाश है वो बताया कि वो चारों तरफ फैली हुई है, चारों तरफ घूम रही है, पर मोती उसमें से एक ना गिरा, यानी कि एक भी उसमें से तारे टूटकर जमीन पर नहीं गिर रहे हैं। इस तरह से पहले के जो अमीर खुसरो कवि थे, मलिक मोहम्मद जायसी थे, इन लोगों की जो कविताएं हैं वो खड़ी बोली में ही मिलती हैं। क्लियर? अमीर खुसरो की दो कविताएं हमने बोली, आपको ध्यान रखना। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। और एक थाली मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उनसे एक ना गिरे। ये एक हिंदी का खड़ी बोली रूप आया। पहले जो काव्य रचनाएं होती थी स्टूडेंट, वो अवधी, ब्रज, सिंधी, मगही, राजस्थानी ऐसी भाषाओं में ही लिखे जाते थे। जैसे हम आपको जो है कि किसी कवि की घनानंद जी की या किसी भी कवि की एक काव्य पंक्तियाँ सुनाऊंगी, सवैये के रूप में है, या कवि देव की सवैया में सुना देती हूँ। वो कैसे लिखे जाते थे कि रावरो रूप कीर्ति अनोखी, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिए, त्यों इन आँखिन बानी अनोखी, अघानी कहो नहीं आनी तिहारिए। आपको समझ में कोई शब्द आए नहीं, लेकिन एक थाल मोती से भरा, ये तो चीजें समझ में आई, ठीक है। रावर रूप भरो रहो नैनन, बैनन के रस श्रुति शानो, गात में देखते गाते तुम्हारे, बात तुम्हारे बात बखानो, उधो हाँ हरिशो कहियो, तुम हो न यहाँ यह हो नहीं मानो, या तन से बिछुरे ते कहाँ, मन ते अनते जो बसो तो जानो। बच्चों, ये काव्य मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ, बता रही हूँ कि इसके जो शब्द हैं, शब्दों को पकड़ करके आप अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। क्या समझ में आया कि शब्दों को पकड़कर आप अर्थ नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन एक थाली मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, इससे शब्दों को पकड़कर आप अर्थ निकाल सकते हो। तो ये 19वीं सदी की जो काव्य आए वो खड़ी बोली के रूप में आए, और इसके पहले जो 18वीं सदी में काव्य लिखे गए थे वो सब ब्रज भाषा, अवधी भाषा, सिंधी भाषा, बुंदेलखंडी भाषा, राजस्थानी भाषा, ऐसी सारी भाषाओं में लिखे गए थे। ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं खड़ी बोली का रूप। हिंदी खड़ी बोली का विकसित रूप है। यह दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली थी। इसमें कई बड़ी बोलियों को मिलाकर हिंदी भाषा बनी। इसमें हरियाणी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, कन्नौजी, बुंदेली, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी तथा गढ़वाली आदि भाषाएं प्रमुख हैं। बच्चों, जो हिंदी का खड़ी बोली का जो रूप है, जो हिंदी की खड़ी बोली का जो रूप बना, उस रूप को बनाने में कौन कौन सी भाषाओं को मिलाया गया? हिंदी के खड़ी बोली का रूप किन किन भाषाओं को मिलाकर बना? ख्याल आ रहा है आपको? ख्याल आया आपको?
इसको बनाने के लिए, हिंदी का खड़ी बोली का रूप बनाने के लिए टोटल 18 बोलियां उसमें डाली गई, जो उसे बोले जाने वाले क्षेत्रों के लोगों की मातृभाषा थी। 18 बोलियों को मैं नाम आपको बताती हूँ। हरियाणवी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, कन्नौजी, बुंदेली, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, गढ़वाली इत्यादि। बोलियों का क्षेत्र बच्चों सीमित होता है और भाषा का विस्तृत बोलने के क्षेत्र की दृष्टि से जो है कि हम इन्हें 3 रूपों में समझ सकते हैं: जनपदीय या आंचलिक हिंदी, राष्ट्रीय हिंदी और अंतरराष्ट्रीय हिंदी। 3 रूपों में हम इनको जानेंगे। हिंदी के विकास में योगदान। प्रारंभिक हिंदी के विकास में नाथों, सिद्धों तथा संतों का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने ही अपनी रचनाओं के माध्यम से पूरे भारत में पहुंचाया। हिंदी को इन्हीं कवियों ने अपने अथक प्रयास से, उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं लोगों को भाती थी और ये अपनी रचनाएं इसी हिंदी भाषा में करते थे, जिसके द्वारा हिंदी जो है कि लोगों तक पहुंचती गई। रहीम की कुछ देखेंगे हम लोग कि कबीर की, रहीमन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सबको। इसमें खड़ी बोली का ज़्यादा रूप है और अवधी भाषा के कम संपुट हैं। कबीर के भी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हु शीतल होए। ख्याल आ रहा है आपको? ये कवियों ने ही, नाथ संत सिद्धों ने भी जो है कि हिंदी की जो खड़ी बोली का रूप है या हिंदी भाषा का जो क्षेत्र का प्रसार है वो इन्हीं लोगों ने किया। इन्हीं लोगों के द्वारा हिंदी जो है कि सभी तक पहुंचने लगी और सब लोग हिंदी भाषा को जानने लगे। नेक्स्ट देख रहे हम लोग बड़े नगरों का प्रभाव। बड़े नगरों का प्रभाव। हिंदी पर बड़े नगरों की भाषाओं का भी प्रभाव पड़ा है। वहाँ हिंदी का अलग रूप दिखाई देता है, जैसे बम्बैया बम्बई, बम्बैया मुंबई हिंदी, बम्बैया हिंदी जैसे मुंबई की हिंदी को, कलकतिया कोलकाता की हिंदी, हैदराबादी यानी कि हैदराबाद की हिंदी, बिदर के गुलबर्ग आदि में बोली जाने वाली हिंदी को दक्खनी हिंदी के रूप में भी जाना जाता है। हैदराबाद में बोले जाने वाली हैदराबादी, कोलकाता में कोलकातिया, बम्बई में मुंबई में बम्बैया। इस तरह से हिंदी जो है कि बड़े बड़े महानगरों में जो हिंदी का स्वरूप है वो भी जो है कि हिंदी के प्रसार को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हिंदी का मानकीकरण। हिंदी का मानकीकरण हम लोग देख रहे हैं। आधुनिक काल में हिंदी का मानकीकरण किया गया है। आज हिंदी पूरे देश के लिए औपचारिक भाषा है। यह हिंदी भाषी राज्यों में राजकाज की भाषा अब बन गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है कि राजकाज की भाषा को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो है कि जब भाषाओं का चयन होने लगा तो भाषाओं के चयन में हिंदी देवनागरी जो लिपि है इसको जो है कि पूरी वैज्ञानिक कसौटी पर उतारा गया और वैज्ञानिक कसौटी पर हर तरह के
जो है कि शब्दों के लिए हर तरह के अवर्ण इसमें उपलब्ध थे, इसीलिए जो है कि इसे राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। बताया कि पूरे देश में औपचारिक भाषा बन गई है। हिंदी भाषी राज्यों में राजकाज की भाषा भी है, राजकाज की जो भाषा वह हिंदी ही है। हिंदी का उपयोग आज़ादी की लड़ाई में हिंदी ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। हिंदी के सार्वदेशिक रूप के कारण गांधी जी तथा अन्य बड़े नेताओं ने विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों में इसी का प्रयोग किया था। उन्होंने समूचे देश के लिए हिंदी अपनाने पर जोर दिया था। जब हमारा देश अंग्रेजों से जूझ रहा था, अंग्रेजों के अत्याचार से जूझ रहा था, तब देश को जब धर्म जाति पात के नाम पर अंग्रेजों ने हमारे देश को विभक्त किया था, तो उनको एकजुट करने के लिए हिंदी ने बहुत बड़ा जो है कि सहयोग दिया। जहाँ पर भी अंग्रेजों के खिलाफ देश को संबोधित करने की बात होती, देश को जागृत करने की बात होती, तो वो जो सभाएं होती, उन सभाओं में जो व्याख्यान दिए जाते, जो भाषण दिए जाते, वो हिंदी भाषा में ही दिए जाते थे, जिससे लोग सरलता से समझ सके और अपनी प्रतिक्रिया उसके प्रति दे सके। हिंदी भाषी क्षेत्र देश का विशाल क्षेत्र हिंदी भाषी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ तक यह क्षेत्र फैला है। इन क्षेत्रों में औपचारिक रूप से हिंदी का ही प्रयोग होता है। आपको क्या बताया कि देश का विशाल क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र हिंदी भाषी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ तक यह क्षेत्र फैला है। इन क्षेत्रों में औपचारिक रूप से हिंदी भाषा का ही प्रयोग होता है, जिसके कारण हिंदी भाषा जो है कि इतनी पल्लवित हुई है। हिंदी भाषा जो है इसका विस्तार कितना है, तो देखेंगे हिंदी का विस्तार। आज हिंदी का क्षेत्र, हिंदी का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। देश के बाहर फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद और गुयाना में भी हिंदी भारतीय मूल के निवासी जो हिंदी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान तथा कोरिया में विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी का अध्ययन किया जा रहा है। यहाँ पर बताया कि हिंदी सिर्फ हमारे देश की, भारत देश की भाषा ही नहीं, बल्कि हिंदी भाषा को जो है कि अनेक देशों में भी बोला जा रहा है, उसको अनेक देशों में भी बोला जा रहा है। अगर इनके नामों की संख्या इससे थोड़ा और ज़्यादा है। आज हिंदी का प्रयोग ध्यान से देखना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है। भारत के बाहर फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद और गुयाना आदि देशों में भारतीय जो मूल निवासी वहाँ पे बस गए हैं, सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। यूरोप के देशों जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया, एशिया महाद्वीप के अनेक देशों में जस्ट लाइक चीन, जापान, कोरिया आदि में विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी का अध्ययन और अध्यापन कराया जा रहा है। नेपाल, म्यांमार,
बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर आदि देशों में भारतीय बड़ी संख्या में व्यापार करते हैं। उनके जीवन में हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। संक्षेप में आज हिंदी साहित्यिक भाषा होने के साथ साथ भारत की राजभाषा और संपर्क भाषा भी है। यह हमारी सामाजिक सांस्कृतिक एकता का माध्यम है। हिंदी में देश की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है, इसलिए हमारी हिंदी भाषा जो है कि इतनी बलवती की हुई। राजभाषा, हिंदी भाषा को राजभाषा होने का गौरव कब प्राप्त हुआ वो भी हम लोग देखेंगे। आज़ादी मिलने के पश्चात 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। स्वाधीनता के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ यानी भारत की राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी भाषी प्रदेशों की मुख्य भाषा हिंदी है। अहिंदी भाषी प्रदेशों में वहाँ की अपनी प्रादेशिक भाषाएं राजभाषा बनी है, जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल तथा कर्नाटक में कन्नड़ इत्यादि। कुछ राज्यों ने हिंदी या उर्दू को अपनी दूसरी राजभाषा घोषित कर दिया है। हिंदी के विविध रूप देखेंगे। हिंदी के विविध रूपों में हिंदी के 2 रूप हैं, जन व्यवहार की हिंदी तथा प्रयोजन परक कार्य क्षेत्रों की हिंदी। संवाद, सभा संचालन, प्रचार, मैच अथवा घटना का आंखों देखा हाल बताना आदि हिंदी के प्रथम रूप में आते हैं। जन व्यवहार की हिंदी के अंतर्गत क्या क्या आ रहे हैं बच्चों, देखेंगे। जन व्यवहार के अंतर्गत जो हिंदी आ रही है वो है कि हम क्या करेंगे, जन व्यवहार यानी लोगों से अपना व्यवहार स्थापित करने के लिए, बातचीत के लिए। तो संवाद, बातचीत, सभा संचालन, भाषण, प्रचार, एडवर्टाइजमेंट, मैच अथवा किसी घटना का आंखों हाल देखा हाल बताना आदि हिंदी के प्रथम रूप हैं। राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाने वाली हिंदी भाषा को प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। हिंदी आज सामाजिक सांस्कृतिक एकता का माध्यम बन चुकी है। इसमें जो है कि प्रयोजन मूलक कार्य क्षेत्रों में हिंदी का स्तर जो है कि बहुत ही व्यापक बताया गया है। तो इस तरह से हिंदी के जो है कि रूप हम लोगों ने देखा, हिंदी के विविध रूप हमने देखा, और हिंदी जो है कि किस तरह से हमारे देश की राष्ट्रभाषा होने का गौरव क्यों प्राप्त हुई, क्योंकि आज़ादी के समय जब हम पूरे भारतीयों को एकता के सूत्र में एकजुट होने में जो सबसे बड़ा सहायक कार्य किया था वो हिंदी भाषा ने किया था। हम हिंद के निवासी हैं और हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। क्लियर। एक काव्य पंक्तियाँ बोलूँगी मैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बहुत ही सुंदर अपनी मातृभाषा के लिए उन्होंने एक काव्य पंक्ति लिखी है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सुर। यानी कि कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अपनी भाषा की उन्नति ही हमारी सभी उन्नतियों का, सभी तरक्कियों का मूल है, जड़ है, और अपनी भाषा की उन्नति के बिना हम कभी भी अपने हृदय की वेदना, अपने हृदय की पीड़ा को कम नहीं कर सकते। जब हमें अपनी मातृभाषा आती होगी तो ही हम अपनों से अपने हृदय की बात कह सकेंगे और अपने हृदय को सांत्वना दे सकेंगे। क्लियर। थैंक यू सो मच।